गुड आफ्टरनून टू ऑल। कल हम लोगों ने जो है जीरोथ लॉ डिस्कस किया था। आज मैं उसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपको याद होगा कल जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट डिस्कस किया गया था और कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर डिस्कस किया गया था। आप जब कभी भी सवाल पूछना चाहें तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि टॉपिक शुरू हो जाने के बाद ही चैट बॉक्स में सवाल कीजिए। लास्ट 10 मिनट में आपके क्वेश्चन आंसर के लिए रिजर्व रखता हूँ, उस वक्त आप सवाल पूछ सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कल के लेक्चर में एक मैंने आपको फिगर दिखाए थे। रुकिए मैं आपको फिगर दोबारा दिखाता हूँ। ये फिगर आपको अपने स्क्रीन पर ये फिगर दिख रही होगी। इसको हम कह रहे हैं फिगर नंबर 1, क्लोज सिस्टम। जब कभी भी ये फिगर नंबर लिख कर आ जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आपके नोट्स में जो फिगर नंबर लिखे गए हैं ये उनसे मैच करता है। तो नोट्स में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वहाँ फिगर नहीं है। जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो आपको फिगर नजर आएगी, और जो वहाँ फिगर नंबर कहकर यूज़ किया गया है वो फिगर नंबर यहाँ लिखा होगा। तो नोट्स में फिगर नंबर 1 का मतलब ये फिगर है। इसके अलावा मैं बहुत सारे इलस्ट्रेशन दिखाता रहता हूँ, वो अलग बात है, लेकिन वो समझने के लिए तो अच्छा है। उसको ड्रॉ करने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो फिगर नंबर करके येलो में अगर नजर आए तो वो आप समझ लीजिएगा कि वो आपके नोट्स का फिगर नंबर है और उसको से इस्तेमाल करिएगा। कोशिश कीजिएगा आपका माइक भी गलती से भी ऑन ना हो, क्योंकि इसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकता है। ओके, सो अब मैं जो आज मुझे पढ़ाना है, आज उसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। दैट इज द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। इसका क्या मतलब है? चलिए पहले फर्स्ट फिगर से स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे कि एक आइस क्यूब रखा हुआ है और वो रूम टेम्परेचर पे वो आइस क्यूब जो है वो मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है, और उसकी वजह से आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये स्टार्ट होता है कि अगर आइस को अगर आप हीट करें, यानी कि किसी भी तरह से उसको आप ऊष्मा दें, थर्मल एनर्जी दें, तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली जवाब इस फिगर में छुपा हुआ है कि वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ज़्यादा मेल्ट करेंगे तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक तो खैर हम लोग सभी लोग काफ़ी दिनों से पढ़ते रहे तो इस बात को जानते। बीच बीच में आप लोग को एडमिट करने की वजह से रुक जाता हूँ। ओके, आगे डिस्कस करते हैं। अब सवाल यहाँ पर एक ये है कि ये जो प्रोसेस होगा, यानी कि हीट देने पर आइस का मेल्ट हो जाना, मेल्ट होकर वाटर और स्टीम कन्वर्ट हो जाना, ये प्रोसेस कैसा होगा? रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा? मतलब कि क्या स्टीम को दोबारा वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या वाटर को दोबारा आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली जवाब यस में ही होगा कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक दूध है और उसको प्रोसेस करें किसी तरीके से, और उसको चीज़ में या पनीर में कन्वर्ट कर लें, या आइसक्रीम में कन्वर्ट कर लें, या दही में कन्वर्ट कर लें बाई एडिंग समथिंग। सो ये प्रोसेस कैसा होगा? या एक दूसरा, ये क्योंकि ये इसमें जो हमने एग्जांपल लिया, इसमें जो ऐड करने की बात कही वो बैक्टीरिया या एंजाइम ऐड करने की बात हो रही है। लेकिन एक दूसरा प्रोसेस की बात करते हैं। जो लोग वेजिटेरियन हो उस पर नाराज ना हो, कि अगर मान लीजिए कोई एक अंडा है, उसको गर्म किया जाए, उसे बॉयल किया जाए, या उसे फ्राई किया जाए फ्राई पैन, तो वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जानते हैं कि एग जो योक होता है वो लिक्विड स्टेट में ऑलमोस्ट होता है, लेकिन अगर आप उसे गर्म करें तो सॉलिडिफाई जैसा हो जाएगा। क्या इसका उल्टा कर सकते हैं कि एग को बॉयल करने के बाद जिस स्टेट में आया है, दोबारा उसको ठंडा करें तो दोबारा उसी स्टेट में आ जाए जैसा कि एग पहले था? तो जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये वन वे प्रोसेस है। एक तरफ से तो पॉसिबल है कि लिक्विड लगभग लिक्विड स्टेट से सॉलिडिफाई किया जा सकता है, लेकिन दोबारा सॉलिड स्टेट से लिक्विफाई करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर यहाँ ये सवाल पूछा जाए कि व्हाट हैपन व्हेन एग इज हीटेड, इज इट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज, तो जवाब क्या होगा कि नहीं, यहाँ पर तो ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा। तो मैंने एक एग्जांपल रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का आपको आपके सामने रखा। लेकिन यहाँ जो डिस्कशन हो रहा है ये एक जनरल परसेप्शन है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में। जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ थोड़ा परसेप्शन चेंज हो जाता है। वहाँ परसेप्शन क्या हो जाता है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सल प्रोसेस उसको कहेंगे
जहां पर कि सिस्टम को आप में आपको चेंज लाइए, सिस्टम के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इनमें आपको चेंज लाइए और छोटे छोटे चेंज करते हुए लेते जाइए और उसे इनिशियल स्टेट यानी जिस स्टेट में अभी था, जैसे कि मान लीजिए कि वो अभी आइस था और फाइनली उसको वाटर में कन्वर्ट करना है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसको चेंज ला रहे हैं उसमें, और उसके बाद वापस फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में अगर लाया जा सकता, अगर ये पॉसिबल हो उसको रिवर्स करना एग्जैक्टली उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में इनिशियली था, तो इस तरह का प्रोसेस क्या कहलाएगा, इस तरह का प्रोसेस कहलाएगा रिवर्सल प्रोसेस। तो मैं इसको जरा सा इंग्लिश में पढ़ के भी आपको बताता हूँ कि इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस द सीरीज ऑफ चेंजेस कैरिड आउट ऑन द सिस्टम ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट may be possibly reversed in an exact manner. Reverse in an exact manner का मतलब क्या हो गया, reverse in from final state to initial state, यानी कि आप इनिशियल से फाइनल लेके जा रहे हैं, फिर स्मॉल स्मॉल चेंजेस, या स्मॉल स्मॉल चेंजेस का क्या मतलब है आगे बात करेंगे, और बाद में जब भी आप चाहें तो इसको आप रिवर्स कर सकते हैं, रिट्रैक्ट कर सकते हैं, फ्रॉम फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में ला सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वही इनिशियल स्टेट में आ जाए जिस स्टेट में वो पहले था। अगर आप ऐसा कर सकें तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, फिर ये प्रोसेस कहलाएगा रिवर्सल प्रोसेस। तो फिर इरिवर्सिबल क्या हुआ, इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि चाहे आप कुछ भी कर लें, एक बार आप इनिशियल स्टेट से किसी को फाइनल स्टेट की तरफ ले गए और फिर आप वापस लाना चाहते हैं, फिर फाइनल से इनिशियल की तरफ ले जाना चाहते हैं, चाहे प्रोसेस को कितनी बार भी आप चलाएं, कितनी बार स्ट्रेस में इसको आप करें, लेकिन कंप्लीटली इनिशियल स्टेट में वो वापस ना आ पाए, यानी कि रिट्रेस्ड दोबारा ना हो पाए, और जो उसमें चेंजेस हुए हों वो पर जो चेंजेस हो वो कुछ ना कुछ हिस्सा बदला रहे। जैसे मान लीजिए कि आप इनिशियल से फाइनल स्टेट में ले गए, 100% चेंज हो गया, फिर से आप वापस जीरो पे लाना चाहें तो जीरो पे ना आए, 10% या 5% चेंज मेंटेन रह जाए, तो फिर हम कहेंगे कि इस तरह का जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसको मैं एक बार जरा पढ़ भी देता हूँ। एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज वन which cannot be retraced to the initial state without making a permanent change in the surroundings. और मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं आसपास थर्मोडायनेमिक्स में या कॉमन व्यवहार में, वो सबके सब इरिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस नेचर में अपने आप 100% नहीं होता है, हाँ काफ़ी हद तक रिवर्सिबल करने की कोशिश कर सकते हैं, पर 100% फिर भी नहीं होगा, और वो कोशिशें क्या होंगी वो हम आगे आने वाले स्लाइड्स में इसको डिस्कस करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल को जिस तरीके से डिफाइन किया जाता है, क्योंकि इसके पहले जो मैंने दो डिफिनेशन बताई रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए, वो कॉमन टू ऑल है, उसको कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्रोसेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कब कहेंगे, थर्मोडायनेमिक्स कैसे इसको डिफाइन करेंगे, फॉर द पर्पस टू बी रिवर्सिबल, यानी कोई प्रोसेस रिवर्सिबल रहे या कहलाए इसके लिए क्या जरूरी है, इट मस्ट बी परफॉर्म इन सच अ वे कि at the end of the process both the system and surrounding may be fully restored to their initial states without producing any net change anywhere in the universe। देखिए अब आप गौर करिएगा, इसमें तीन शब्द आ रहे हैं, सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स। मेरे ख्याल से इन तीनों के बारे में हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं, अब आज इसके आगे डिस्कस कर रहे हैं कि यानी किसी प्रोसेस को रिवर्सिबल आप तब कह सकते हैं कि जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उस प्रोसेस को जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस फिर से इनिशियल स्टेट में आ जाए और सिस्टम में कोई चेंज ना हुआ हो, यानी सिस्टम जैसे प्रोसेस शुरू होने के पहले था उसी स्टेट में अभी भी हो, सराउंडिंग में भी कोई चेंज ना हुआ हो, फुली रिस्टोर्ड हो जाए इनिशियल स्टेट में। तो जब सिस्टम में भी चेंज नहीं हुआ, सराउंडिंग में भी चेंज नहीं हुआ, तो क्या मतलब हुआ कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स, कि पूरे यूनिवर्स में कोई चेंज नहीं हुआ। सो अगर इस तरीके का हो तो हम इसको कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन इसी का ठीक उल्टा इरिवर्सिबल प्रोसेस को क्या कैसे कहेंगे, इफ द होल सिस्टम का मतलब क्या हो गया, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इंक्लूडिंग द सराउंडिंग कैन नॉट बी कंप्लीटली रिस्टोर टू इट्स इनिशियल कंडीशन, कि दोबारा इनिशियल कंडीशन में वापस ना आ पाए, एवरीवेयर इवन विद द यूज ऑफ ऑल पॉसिबल फिजिकल मीन्स द प्रोसेस इज सेड टू बी irreversible।
चाहे आप कितने भी तरकीबें लगा लें, कितने बार में भी प्रोसेस को कर लें, कितने स्टेप में भी प्रोसेस को कर लें, लेकिन वो इनिशियल कंडीशन में कंप्लीटली लौट ना पाए। या जब इनिशियल कंडीशन कहते हैं या फाइनल कंडीशन कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि इसका जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल है, फिलहाल हम 3 को जानते हैं, वैसे एक चौथा कल हमने नाम लिया था, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंड चौथा कौन सा है? एंट्रोपी। तो जब कहते हैं इनिशियल कंडीशन मीन्स इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल एंट्रोपी। ये चारों चीजें फिर से वापस अगर प्राप्त नहीं हो सके, तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस कैसा था? प्रोसेस इरिवर्सिबल था। इस बात को एक इलस्ट्रेशन के द्वारा भी समझाने की कोशिश की जा सकती है। यहाँ पर देखिए 2 एग्जांपल दिए हुए हैं 2 प्रोसेस के, एक है 1 to 2 और एक है 3 to 4। 1 से जो 2 का प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि वो 1 से जो 2 जा रहा है प्रोसेस, जिस पाथ पे जा रहा है, यानी कि जो इसमें चेंजेस हो रहे हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में जो चेंजेस हो रहे हैं 1 से 2 जाने में, जब वो वापस रिट्रेस करते हैं 2 से 1, तो वो उसी पाथ से गुजर रहा है। यानी कि हर स्टेप के बाद में भी, मतलब थोड़ा थोड़ा भी आप चेंज कर रहे हैं, तो भी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की वही वैल्यू रह रही है जब हम 1 से 2 की तरफ गए थे, वही वैल्यू अब भी है जब हम 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं। यानी कि आप रिट्रेस कर पा रहे हैं 1 से 2, जिस रास्ते से गए, जिस पाथ से गए, उसी पाथ से हम 2 से 1 पे गए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इसको रिवर्सल प्रोसेस करेंगे। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान इक्विलिब्रियम स्टेट, कल हमने इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में बात की थी, इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन रहेगा। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या हुआ कि आप 3 to 4 जो गए, तो कोई आपने एक पाथ ट्रेवल किया, यानी इनिशियल स्टेट 3 है, फाइनल स्टेट 4 है, 3 से 4 तक गए, आपका जो जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स हैं वो कुछ अलग अलग थे, जिसकी वजह से आपका एक कोई पाथ रहा। जैसे मान लीजिए आप नीचे वाला पाथ को मान लीजिए, तो 3 से 4 एरो को आप देखिए, साइन को देखिए इधर की ओर है, आप जा रहे हैं। लेकिन आप जब दोबारा 4 से 3 की तरफ जा रहे हैं, तो उसी पाथ को रिट्रेस करना संभव नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं संभव हो पा रहा? क्योंकि ये जो प्रोसेस में जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन नहीं रह पा रही है। हर स्टेप में इसका इक्विलिब्रियम चेंज हो जा रही है। सॉरी, किसी बच्चे ने लिखा है, सर प्लीज स्पीक लाउडली। थोड़ा सा इस बारे में बच्चों में आपको बताऊं, बदकिस्मती से हम लोग घर में पढ़ा रहे हैं, तो घर में जो है आपको ध्यान देना पड़ता है कि आप इतना तेज भी ना चिल्लाएं कि पड़ोसी आपके घर आ जाए, है ना? इसलिए लाउडनेस की एक लिमिट है। ऑब्वियसली आप जो है ईयरफोन अगर लगाकर आप सुनेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर सुनाई पड़ेगा। मैं आपको सबको सजेस्ट करूंगा कि जब क्लास अटेंड करें तो ईयरफोन पे सुने, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। सो इरिवर्सिबल प्रोसेस में और रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या चेंज रहा कि इसका जो पाथ है वो सेम नहीं रह पाया। तो वो 4 से 3 पर ले भी अगर हम जाएं, तो ये इनिशियल कंडीशन में कितने भी पॉइंट्स के बाद आप गुजारने के बाद आप उसको पहुंचाने की कोशिश करें, तो सब कुछ आपको लग रहा होगा सिर्फ वही तो वापस 3 पर आ गए, तो प्रेशर की तो वही वैल्यू हो गई, वॉल्यूम जो वॉल्यूम है उसकी तो वही वैल्यू हो गई। यहाँ फिगर में देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि हम इनिशियल स्टेट को हमने प्राप्त कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इनिशियल स्टेट का मतलब केवल प्रेशर और वॉल्यूम नहीं है, इसके अलावा टेम्परेचर और एंट्रोपी है। अगर आपने पाथ चेंज कर दिया, तो ये निश्चय जानिए कि एंट्रोपी बदल गया। और ये जो दूसरा पाथ है, इसका टेम्परेचर भी दूसरा हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी सकता, मतलब दोनों ही कारण है। पर एंट्रोपी तो पक्का, आपने पाथ चेंज किया तो वो चेंज हो जाए। तो इसका मतलब कि आप इनिशियल कंडीशन में जो पहले प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी था, उसको आप प्राप्त नहीं कर सके। ओके, आगे डिस्कस करते हैं कि रिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंजेस में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। कई बार ये सवाल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। वैसे हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है, फिर भी मैं उसको समअप कर रहा हूँ कि क्या क्या बातें हमने कर ली हैं। अब एक कार्टून देख रहे होंगे और आपको एक अपनी बचपन में सुनी हुई कहानी याद आ रही होगी, अ टर्टोइज एंड रैबिट, कि कछुए और खरगोश के बीच में रेस हुई और कौन जीता? कछुआ जीता। खैर अब आप लोगों ने कहानी को बड़ा नए नए रूप दे दिए हैं, फिलहाल हम लोग उसी कहानी से स्टिक रखते हैं। एक्चुअली जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो बहुत ही स्लो चलाया जाता है, बहुत स्लो चलता है। स्लो चलने के कारण ही रिवर्सिबल प्रोसेस मेंटेन प्रैक्टिकली किया जा सकता है, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस वो काफी रैपिडली, काफी तेज चलता है, और इस कारण उसमें इनिशियल स्टेट को दोबारा प्राप्त करने की क्षमता नहीं होती। तो यहाँ पे वही सवाल, वही कहानी है कि कछुए वाली कहानी, कि रिवर्सिबल प्रोसेस चूंकि स्लो चलता है, इस वजह से रिवर्सिबिलिटी को अटेन कर पाता है,
इरिवर्सिबल प्रोसेस फास्ट चलता है, वो जो है रिवर्सिबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाता। दूसरा जो डिफरेंस जिसको हम आज डिस्कस करेंगे वो है कि जब आप रिवर्सिबल प्रोसेस को किसी एक इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ ले जाते हैं तो एक बार में नहीं ले जाते, आप उसको स्टेप बाय स्टेप ले जाते हैं। और स्टेप बाय स्टेप ले जाने का मतलब क्या होता है कि आप कोशिश करते हैं कि उसकी जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब ना हो। मान लीजिए कि इनिशियल स्टेट आई से फाइनल स्टेट एफ तक ले जाने में 10 स्टेप लगते हो, सो आप एक स्टेप चलने के बाद देखते हैं कि इक्विलिब्रियम मेंटेन है, फिर दूसरा स्टेप चलते हैं फिर भी देखते हैं कि इक्विलिब्रियम मेंटेन है। जैसा कि आप इसके अंदर एक कार्टून आप देख रहे होंगे, उसमें दिखाया हुआ है कि स्टेप चेंज तो हो रहा है लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन है, बना हुआ है। 2 से 3 में गए फिर भी बना हुआ है। इसी तरीके से जब 10वें तक पहुंचे यानी फाइनल स्टेट में पहुंचे तब भी इक्विलिब्रियम स्टेट बना हुआ है। यानी इक्विलिब्रियम स्टेट न केवल इनिशियल न केवल फाइनल बल्कि इंटरमीडिएट स्टेप में भी इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब नहीं होता। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में इक्विलिब्रियम स्टेट तभी दोबारा इक्विलिब्रियम में होता है जबकि वो फाइनल स्टेट में पहुंच जाए। इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। आप लोग तो शहरों में पले बढ़े हैं और हर सुविधाएं आप लोग के पास है। हम लोग जिस जगह को बिलोंग करते हैं वहां पे हम लोग हैंड पाइप से पानी भर के बाल्टी में ले जाते थे। तो जब हम लोग को छोटे थे तो उतनी समझ नहीं थी, तो बाल्टी को पूरा ऊपर तक भर लेते थे और दोनों हाथ से उठाकर, छोटी बाल्टी होती थी अपने हमारे साइज के हिसाब से, दोनों हाथ से उठा कर ले जाते थे। तो होता क्या था कि जो पानी चूंकि ऊपर तक भर आता था और हम तेज तेज चल के पहुंचना चाहते थे तो पानी डिस्टर्ब होता रहता था, थोड़ा बहुत पानी गिर जाता था। क्यों? क्योंकि इसका जो वाटर का जो लेवल है वो डिस्टर्ब होता रहता था और गिर जाता था। तो ये किस चीज के साथ इसको आप एनालॉजी कर सकते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस के साथ, कि जब पानी आपने यहाँ से उठाया तब तो बिल्कुल स्थिर था, जब ले जाकर वहां रखा वहां भी जाके थोड़ी देर बाद स्थिर हो गया, लेकिन बीच में क्या हुआ? खूब हलचल हुई। तो खूब हलचल हुई यानी कि इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहा। सो ये कैसा हो गया? जैसे कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में होता है। रिवर्सल प्रोसेस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप बहुत एक बाल्टी में पानी ले लें, बहुत धीरे 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 कदमों से आप चलें तो हो सकता है कि जो इसका जो सरफेस है, इसका जो लेवल है वो डिस्टर्ब ना हो। जब पानी ऊपर से भरा होता है तो हम क्या करते हैं? पानी यहाँ से वहां तक पहुंचाने के लिए धीरे धीरे चलते हैं, और धीरे धीरे इसलिए चलते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम हम चाहते हैं कि टोटल प्रोसेस के दौरान फ्रॉम इनिशियल अप टू द फाइनल स्टेट मेंटेन रहे। यही एक वजह है कि हम रिवर्सल प्रोसेस को स्लो चलाते हैं। तो रिवर्सल प्रोसेस को कितना स्लो चलाना चाहिए और कितने स्टेप्स में पूरा करना चाहिए? 10 स्टेप में, 20 स्टेप में, 50 स्टेप में? इसका जो थ्योरेटिकल जवाब है, प्रैक्टिकल तो संभव नहीं है कि रिवर्सिबल प्रोसेस को इनफाइनाइट स्टेप्स में परफॉर्म करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए। यानी इतना स्लो चलाना चाहिए, इतने स्टेप्स होने चाहिए कि उसका इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब ही ना हो, और तभी वो जाकर रिवर्सिबल होगा। तो थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली वैसे संभव नहीं। थ्योरेटिकली जो रिवर्सिबल प्रोसेस है इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस वो फाइनाइट टाइम में ही कंप्लीट हो जाता है, 1 2 4 स्टेप्स में ही उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ऑब्वियसली चूंकि इक्विलिब्रियम स्टेट थ्रू आउट द प्रोसेस मेंटेन रहता है, इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क ऑब्टेन्ड होता है, जो वर्क टोटल वर्क डन होता है वो मैक्सिमम होता है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में जरूर थोड़ा बहुत लॉस ऑफ एनर्जी होती है, इसलिए वो मैक्सिमम नहीं हो सकता। तो अगर आपको मैक्सिमम वर्क डन प्राप्त करना है तो प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए। अब प्रैक्टिकली क्या बात है कि प्रैक्टिकली कोई भी चीज 100% रिवर्सिबल हो नहीं सकती। इसका मतलब क्या है कि आप कभी भी 100% वर्क डन प्राप्त नहीं कर सकते, मैक्सिमम वर्क प्राप्त नहीं कर सकते। थ्योरेटिकली हम लोग जरूर रिवर्सल कहते हैं कि प्राप्त करेंगे। अब इन सारी बातों को जब तक डिस्कस किया गया उसको मैं समअप करता हूं। इमेजिन एन आइडियल सिचुएशन, यानी कि रिवर्सल की हम बात करते हैं कि आइडियल सिचुएशन। इमेजिन एन आइडियल सिचुएशन in which the external causes acting on a system are varied only slightly, so that the unbalanced causes is infinitesimal and the process proceeds infinitesimally slowly। यानी कि ये रिवर्सल प्रोसेस की आइडियल सिचुएशन है जिसे बहुत ही धीमे चला जाता है और बहुत बार चला जाता है, जिससे कि कोई जो है बैलेंस डिस्टर्ब ना हो, स्लाइटली भी डिस्टर्ब ना हो, तब वो सिस्टम का जो प्रोसेस है वो रिवर्सल कराएगा।
ये तरीका है प्रैक्टिकली अगर आप चाहते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबिलिटी अचीव हो, लेकिन आप भी जानते हैं कि इनफाइनेटसिमली स्लो कैसे चलाएंगे, इनफाइनेटसिमल स्टेप्स में कैसे आप करेंगे, इसलिए प्रैक्टिकली 100% रिवर्सिबिलिटी मेंटेन नहीं किया जा सकता। तो फिर करते क्या है, हम फिर कैसे प्रोसेस को रिवर्सिबल के करीब कैसे पहुंचाते हैं, इसको इस इलस्ट्रेशन से आप समझिए। पहले आप ए को देखिएगा कि एक सिस्टम है जिसको एक प्रोसेस हम चेक करना चाहते हैं, उसका इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए T1 है और उसका हम टेम्परेचर बढ़ाकर Tn करना चाहते हैं, बढ़ाकर फाइनली Tn करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले हम सिस्टम का टेम्परेचर T1 से थोड़ा सा बढ़ाते हैं, बहुत थोड़ा सा, इनफाइनाइट पर T2 बढ़ाते हैं, फिर बहुत थोड़ा सा T3 करते हैं, फिर थोड़ा सा T4 करते हैं, एंड सो ऑन बढ़ाते जाते हैं। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया, Tn हो गया। तो फायदा क्या होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर हमने बढ़ाया, इसलिए इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ। कितने स्टेप में हुआ, इनफाइनाइट स्टेप में हुआ। कैसे हुआ, बहुत स्लोली हुआ, रिवर्सिबिलिटी मेंटेन हो गई। इरिवर्सिबिलिटी में क्या होता है, सिस्टम का टेम्परेचर आप बी देखिए, नीचे वाली फिगर बी देखिए, उसका टेम्परेचर T1 था, हमें बढ़ाकर Tn करना था, हमने एक ही बार में उसको बढ़ाकर टेम्परेचर Tn कर दिया, टेम्परेचर तो Tn हो गया, वैसे ही हो गया जैसा पहले ए में हुआ था। लेकिन इस प्रोसेस में स्टेप्स तो कम लगे, टाइम भी कम लगा, बहुत ही रैपिड हुआ, लेकिन इक्विलिब्रियम लगातार डिस्टर्ब होता रहा। भाई किसी का माइक ऑन है बेटा, जरा अपना माइक बंद करो। आपने जब अपना माइक भी देखा कीजिए कि आपका माइक किसी का डिस्टर्ब है क्या, मैं देख कर नाम बताऊं तभी आप मानेंगे। अफसोस बेटा अभी हैंड रेज ना करो, मैं थोड़ा पढ़ा लूं फिर आपको डिस्कस करूंगा। ओके, तो फिर ये रिवर्सिबिलिटी कैसे अचीव की जाती है, इसके लिए देखिए दो टर्म मैं डिस्कस करूंगा। पहला टर्म कहलाता है क्वासी स्टैटिक। क्वासी को हिंदी में कहते हैं, आपने सुना होगा क्वासी वर्ड कई जगह इस्तेमाल होता है, हिंदी में बोलते हैं छद्म, यानी जो लगे पर हो नहीं, ऐसा आभास दे पर हो नहीं। श्यूडो भी एक शब्द है जिसका भी यही लगभग मतलब होता है, श्यूडो फोर्सेस आपने सुना होगा, है ना, छद्म बल जिसे कहते हैं, वैसे ही कुछ ये भी है क्वासी स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स रुका हुआ, यानी कि लगे कि रुका हुआ है पर रुका हुआ ना हो, यानी बहुत स्लो स्पीड से मोशन कर रहा हो, जिसे हम लोग कई बार इंग्लिश में बोलते हैं स्नेल्स स्पीड। स्नेल समझते हैं ना, स्नेल की स्पीड इतना धीमे चले, कछुए की चाल, तो उसको हम बोलेंगे क्वासी स्टैटिक। क्वासी स्टैटिक की बात क्यों कर रहे हैं कि अगर प्रोसेस को बहुत धीमे धीमे चलाए और हर स्टेप इनफाइनाइटली स्मॉल हो और इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप मतलब आप स्टेप्स लें, तब ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकता है। जब इसको सम अप करते हैं, a quasi-static process is an idealization that is applicable to all thermodynamic systems। अगर आप इसको रिवर्सिबल चाहते हैं, during a quasi-static process the system is at all times infinitesimally near a state of thermodynamic equilibrium। इसी वजह से तो कर ही रहे हैं, इतना स्लो चला रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो पाए। दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है मतलब टू अचीव रिवर्सिबिलिटी, कि रिवर्सिबिलिटी कैसे अचीव हो। आपको याद होगा, पहले हमने ये बात की प्रैक्टिकली रिवर्सिबिलिटी कैसे अचीव होगा। तो पहली शर्त वो है क्वासी स्टैटिक। दूसरी शर्त क्या है, नॉन डिसिपेटिव। डिसिपेटिव का मतलब क्या होगा, जहां पर कोई लॉस ना हो, यानी जिसमें कोई लॉस ना हो। किस चीज का लॉस ना हो, एनर्जी का लॉस ना हो, क्योंकि अगर एनर्जी का लॉस हो जाएगा तो वो जो इनिशियल उसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एंट्रोपी है वो फिर दोबारा अचीव नहीं हो सकता। यानी प्रोसेस को आप ऐसे चलाइए कि किसी भी तरह की एनर्जी लॉस ना हो। अगर ऐसा हो तो उसको हम बोलेंगे नॉन डिसिपेटिव प्रोसेस। इट मींस देयर शुड नॉट बी एनी लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू किसकी किसकी वजह से एनर्जी लॉस हो सकती है, इनइलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस एसेट्रा। इन सब शब्दों को आप अर्थ जानते हैं, मतलब समझते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो मैं भी आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। इनमें से किसी की वजह से भी एनर्जी का लॉस ना हो तो रिवर्सिबिलिटी मेंटेन हो सकती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। अब मैं थोड़ा सा 5 मिनट और आपका लूंगा, कुल 10 मिनट ही बचे भी हैं, तो मैं 5 मिनट और लूंगा आपका, इंडिकेटेड डायग्राम समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं।
इंडिकेटर डायग्राम क्या हुआ? इंडिकेटर डायग्राम, दो तरह के डायग्राम को इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं, पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम के बारे में आज मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मैं पीवी डायग्राम डिस्कस करूंगा। यानी कि अगर आप प्रेशर को वाई एक्सिस पे और वॉल्यूम को एक्स एक्सिस पे रखें और कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का कर्व ड्रा करें तो उसको हम पीवी डायग्राम कहते हैं। जिसमें से दो तो बड़े सिंपल हैं। अगर प्रोसेस मान लीजिए कि आइसोबारिक हो, यानी प्रेशर कांस्टेंट हो, तो कौन सा इसमें से कर्व होगा? देखिए बताइए, तो लिखा ही हुआ है, वो कर्व जो कि वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल होगा। वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल कौन सा? ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही वॉल्यूम बढ़ाने पे, इसलिए कर्व स्ट्रेट पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस। आइसोकोरिक कौन सा होगा? यानी जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, वो होगा जो लेफ्ट में वर्टिकल लाइन जैसी दिख रही है, पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। इसको हम कहेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। नॉट टू मोर। आइसोथर्मल, एक कर्व आप देख रहे होंगे। एडियाबेटिक, तो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में प्रेशर भी चेंज हो रहा है एंड वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, दोनों ही चेंज हो रहे हैं। पर एक बात गौर कर रहेंगे, एडियाबेटिक इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल। एडियाबेटिक का जो स्लोप है वो आइसोथर्मल की तुलना में, कर्व का नेचर कैसा लग रहा है, लेकिन आइसोथर्मल की तुलना में एडियाबेटिक का स्लोप जो है वो ज्यादा है। और कितने टाइम्स ज्यादा है? तो हम कहेंगे गामा टाइम्स ज्यादा है। गामा क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन द स्पेसिफिक हीट। कौन कौन से? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उनके बीच के रेशियो को गामा कहते हैं। और गामा टाइम मोर स्टीपर होता है। ये कैसे पता चला? जरा आप 11th की बुक उठाकर देखिए, वहां पर एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए दो इक्वेशन लिखी है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी रेज़्ड टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और जब उनको डिराइव किया जाता है स्लोप निकालने के लिए, डिफरेंशिएट करते हैं, तो स्लोप आता है गामा। और ये गामा जो है द रेशियो बिटवीन द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक एंड स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आप इसको देखें। और टीएस डायग्राम को जस्ट मैं एक ग्लिम्स दे रहा हूं आपको कि टीएस डायग्राम मतलब कि टेम्परेचर वाई एक्सिस पर और एंट्रोपी एस से एंट्रोपी डिनोट की जाती है वो एक्स एक्सिस पे। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। आप इसमें भी आइसोकोरिक प्रोसेस देख पा रहे होंगे, आइसोबारिक प्रोसेस भी देख पा रहे होंगे। राइट साइड में आप देख रहे होंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। ये ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है, तो आइसोथर्मल क्या होगा? वो एंट्रोपी एक्सिस के पैरेलल होगा। और एडियाबेटिक प्रोसेस वो टेम्परेचर एक्सिस के पैरेलल होगा। क्यों? इसका जवाब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ाने के बाद में दे पाऊंगा। और आइसोकोरिक आइसोबारिक का भी ऐसा नेचर क्यों है, और आइसोबारिक का स्लोप कम है और आइसोकोरिक का ज्यादा है, ऐसा क्यों है, ये भी हम बाद में बात करेंगे। द ऑलमोस्ट इज द लास्ट फिगर। और इस फिगर पे देखिए कि नंबर लिखा हुआ है, फिगर नंबर 2। इसका मतलब ये फिगर आपको नोट्स की तरफ ले जाती है, वहां से ड्रॉ करिएगा। एक ही इंडिकेटर डायग्राम का एक क्या इलस्ट्रेशन है, एक एग्जांपल है। प्रेशर वॉल्यूम इनिशियल पॉइंट आई से आप पाथ 1 लेते हुए एफ तक गए, पाथ 1 लेते हैं, और दोबारा एफ से आई यानी फाइनल से इनिशियल की तरफ पाथ 2 लेकर गए। तो दोनों बार जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो क्या होगा? वो सेम नहीं होगा। और ये जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो किसके बराबर होता है? वो वर्क डन के बराबर होता है। यानी कि इनिशियल पाथ, पाथ 1 और पाथ 2, फिगर ए और बी देखिएगा, दोनों बार जो एरिया अंडर द कर्व है वो डिफरेंट है। शेडेड रीजन को देखिए, एरिया अंडर द कर्व डिफरेंट है। और एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं? आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, पी डीवी को, फ्रॉम वी आई टू वी एफ पाथ 1 के लिए, और फ्रॉम वी एफ टू वी आई पाथ 2 के लिए। और अगर ये आई से एफ और फिर एफ से आई वापस आ जाए, तो टोटल वर्क डन क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। और डिफरेंस का मतलब क्या हो गया? एरिया अंडर द लूप, जो फिगर सी में दिखाया गया हुआ है। और इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। यहीं पर मैं अब रोकता हूं, और अब आप को मैं वेलकम करता हूं कि आप सवाल पूछ सकते हैं।